गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर नम्रता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण की बाधाएं और उसकी सीमाओं के बारे में स्टडी करेंगे। संप्रेषण है क्या, उसकी विशेषता, उसके सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर पूर्व में वीडियो बनाए गए हैं। पहले आप उन्हें देखिएगा, उसके पश्चात ये वीडियोज आप देखिएगा। तो इसमें आज हम दो टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले है संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण से ही ज्ञात है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाएं, सूचनाएं, विचार और तथ्यों का आदान प्रदान करना ही या विनिमय करना ही संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण प्रभावशाली कब हो, जब जिस उद्देश्य से संप्रेषणकर्ता ने संप्रेषण सेंड किया है, जिन भी माध्यमों के द्वारा, उनके द्वारा प्रॉपर वे में वो संप्रेषण प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाए, यानी जो रिसीवर है उसे प्राप्त हो जाए, और जिस अर्थों में, जिस मीनिंग के आधार पर संप्रेषणकर्ता यानी जो सेंडर है, कम्युनिकेटर है, उसने अपना मैसेज सेंड किया है रिसीवर को, उसको वो अच्छी तरह से उसी अर्थों में समझ ले जिस अर्थ में जो कम्युनिकेटर है उन्होंने सेंड किया है, तो संप्रेषण प्रभावशाली होता है। अन्यथा अगर ये प्रॉपर वे नहीं हो, कभी कभी मीडियम जो माध्यम हम संप्रेषण का लेते हैं उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो अब वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो एक प्रभावशाली संप्रेषण को संपन्न नहीं होने देती, तो उसके लिए हम आज ये संप्रेषण की बाधाएं, संप्रेषण की बाधाएं। अब संप्रेषण की बाधाओं में जो सबसे पहली बाधा है वह है पर्यावरणीय, इधर ना निकल के पर्यावरणीय बाधाएं। अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो अगर क्लासरूम टीचिंग हो रही है और क्लास के बाहर जोर से एक सभा या कह सकते हैं एक प्रदर्शनी जा रही है, तो बहुत सारा लाउडली साउंड हो रहा है, तो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। एक तो बाह्य पर्यावरण इसे प्रभावित करता है, तो बाह्य पर्यावरण में शोरगुल, आदि इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, बाह्य पर्यावरण। और अगर आंतरिक पर्यावरण की बात करें तो आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला होता है मौसमी कारक। तो इस मौसमी कारक में जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही है, या लाइट चली गई है, प्रॉपर बैठक व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे जो कारक हैं मौसमी परिवर्तन के साथ साथ कक्षा कक्ष की आंतरिक व्यवस्था, एक इसमें और जोड़ लेते हैं हम, कक्षा कक्ष की आंतरिक व्यवस्था। और कक्षा कक्ष की आंतरिक व्यवस्था में अभी जैसे बैठक की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पर्याप्त रोशनी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है अच्छा, हवादार कक्ष नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सकड़ा जो एरिया होता है, सिटी के अंदर की जो स्कूल्स होती हैं हम उसकी बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रभाव में ये पर्यावरणीय बाधाएं भी अफेक्ट डालती है। मौसमी है ही, सर्दी गर्मी बरसात के अंदर ये सब वातावरण हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। साथ ही जो बाह्य वातावरण है, अगर टेप रिकॉर्डर वगैरह बज रहा है क्लास के बाहर, या अन्य हम जब किसी व्यक्ति से संप्रेषण करते हैं
फोन पे भी अगर बात कर रहे होते हैं और बाहर बहुत तेज शोरगुल होता है तो हमें उस स्थान से हटना पड़ता है। तो ये सब बातें क्या है हमारे ये पर्यावरणीय बाधाओं के अंतर्गत आती है। टीवी चल रही है, अगर हम पारिवारिक संप्रेषण की भी बात करें परिवार के अंदर और हम आपस में बात कर रहे हैं जो परिवार के सदस्य हैं और टीवी चल रही है, रेडियो चल रहा है, तब भी ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी है अत्यधिक मौखिक वार्ताएं। अब ये जो एग्जाम्पल अगर इसमें हम लें तो जब ज्यादा मौखिक वार्ताएं हो और जो सब्जेक्ट टीचर है वो अगर विषय से संबंधित बात नहीं कर रहा है, किसी अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस जो ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंटेंट यानी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, विषय से रिलेटेड नहीं है, एक तरह से गॉसिप कर रहा हो शिक्षक या स्टूडेंट आपस में ही गॉसिप कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ ही तो जो ज्यादा मौखिक वार्ताएं भी क्या होती है संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। तो अब इन मौखिक वार्ताओं में अगर आप ज्यादा मौखिक वार्ताएं तो करते ही हैं, साथ ही अगर आप पोस्टर हैं, चित्र हैं, इनका प्रयोग करते हैं और इनको अनावश्यक रूप में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है थर्ड कारक वो आता है संदर्भित भ्रामकता। संदर्भित भ्रामकता जब शिक्षक किसी भी विषय से संबंधित अपनी कोई भी तथ्य या सूचनाएं बालकों को दे रहा है, ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहा है और शिक्षक जिस संदर्भ में बात को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत करता है और स्टूडेंट उसे किन अर्थों में लेता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मीनिंग क्या है उसके पढ़ाने का, अगर मीनिंग को सही अर्थों में लिया जाए तभी संप्रेषण प्रभावशाली होता है, अन्यथा संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होता। तो संदर्भित भ्रामकता, बालक कुछ और अर्थों में किसी और परिप्रेक्ष्य में किसी बात को लेता है और उसका कुछ अलग ही अर्थ निकालता है, तो यह संदर्भित भ्रामकता कहलाती है। और ये संदर्भित भ्रामकता भी क्या है, हमारे जो संप्रेषण है इसमें क्या करती है, बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है अपने ही ख्यालों में खोए रहना, ये दिवा स्वप्न कहलाता है। तो इसमें कभी कभी स्टूडेंट का मन नहीं होता पढ़ने में और वह अपने किसी ख्याली विचरण में फिजिकली तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मेंटली कुछ और विचार श्रृंखला उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में चलती रहती है। या घर पे कोई ऐसा इवेंट्स हो रहा हो और बच्चा जबरदस्ती स्कूल आया तो उसका पूरा फोकस उसकी फैमिली इवेंट्स को लेकर के होता है। इसी प्रकार से कोई ऐसे अच्छे स्मरणीय बातें उसको अफेक्ट करती है, वो उन्हीं ख्यालों में खोता रहता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे दिवा स्वप्न। ये दिवा स्वप्न भी संप्रेषण में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारे भूतकाल के अनुभव, हमारी फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब भी हमारे कम्युनिकेशन में अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सीमित बोध। सीमित बोध का अर्थ ही है, नाम से ही जैसे है, सीमित मतलब बहुत कम मात्रा में, तो बोध मतलब समझ, तो बहुत ही कम मात्रा में हम जो भी कंटेंट शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको बालक के द्वारा बहुत कम अर्थ समझ में या बहुत कम अर्थों में समझा जा रहा है। तो
कभी कभी कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट बालक तो अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन जो औसत स्तर के बालक होते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ही पिछड़े हुए बालक होते हैं, वे उन्हें उन अर्थों में नहीं समझ पाते। जैसे हम मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं तो मैथ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय है, साथ ही हमारे सर्वांग समता के नियम है जो क्लास 10 के हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर बालक के आसानी से समझ में नहीं आते, यानी उसका जो बोध होता है वो बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये भी हमारे क्या है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए एक बाधा उत्पन्न करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारे संप्रेषण की बाधाओं का, वो है शारीरिक असुविधा। तो शारीरिक असुविधा के अंतर्गत अगर हमने बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने के कारण क्या है, बालक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले कंटेंट में ध्यान नहीं देता। तो ये सब क्या है, शारीरिक रूप से असुविधा। अगर पर्यावरणीय बाधाओं में अगर हम ले लेते हैं तो मौसमी परिवर्तन है, फिजिकल अनफिट है, बीमार है, और फैन ऑफ है, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था नहीं है क्लास में। तो ये सब बातें भी हमारे बालकों के लिए शारीरिक असुविधा। और लंबे समय तक बैठा रहना भी एक थकान का कारण होता है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में अध्यापक तो होते नहीं, और जो होते हैं वह एक ही सुबह से लेकर शाम तक एक ही शिक्षक जो है कम से कम 2 या 3 क्लासों को हैंडल करता है। तो लगातार एक ही शिक्षक द्वारा शिक्षण कराए जाने पर भी शारीरिक थकान होती है। और जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी ऐसी होती है जो बिल्कुल नीरस और उबाऊ होती है, उसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम नहीं होता, तो वो भी शारीरिक असुविधा के अंतर्गत काउंट होता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे संप्रेषण के अंतर्गत बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा संप्रेषण की सीमाएं। तो संप्रेषण की तो संप्रेषण की सीमाओं में सबसे पहला आता है कि लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला है रुचि का अभाव। रुचि का अभाव। कम्युनिकेशन, अगर कक्षा कक्ष की हम बात करें तो बालक तभी संप्रेषण में ध्यान देते हैं जब उनकी संप्रेषण में रुचि होती है। अगर रुचि नहीं होगी तो बालक संप्रेषण में ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये इसकी सीमाएं हैं। और प्रभावशाली संप्रेषण के लिए शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की रुचि होना आवश्यक है। सेकेंड इसमें आती है संप्रेषण सामग्री की कमी। जब हम संप्रेषण सामग्री की कमी यानी हमारे जो सेंडर है या कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर क्या करता है, अपने संप्रेषण को संप्रेषण जो सामग्री है, चाहे लिखित रूप में, चाहे पोस्टर के रूप में, चाहे म्यूजिक के रूप में, चाहे कोटेशन के रूप में या शायरी के रूप में, किसी भी तरह से भेज रहा हो, तो ये संप्रेषण सामग्री भी अगर प्रॉपर मीनिंग वाली नहीं होगी तो भी संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। तो संप्रेषण सामग्री है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए और प्रॉपर वे में अगर रिटर्न करके लिख करके संप्रेषण किया जा रहा है तो लिखित में जो फॉन्ट है वो बिल्कुल सरल समझ में आने वाले अक्षर होने चाहिए।
और यदि वो वॉइस वाले हैं तो वॉइस में क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी वो चीज समझ में आती है। तो ये सब भी क्या है, हमारे संप्रेषण की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन है कि संप्रेषण सामग्री प्रॉपर होनी चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट इसमें आता है संप्रेषण माध्यम की कमी। अब संप्रेषण के लिए हम जो भी माध्यम ले रहे हैं, चाहे टेलीविजन है, चाहे कंप्यूटर है, या रेडियो है, या डाक तार, ये जो भी है, तो ये सारे क्या है, हमारे संप्रेषण माध्यम है, या हम संप्रेषण के रूप में किसी व्यक्ति के माध्यम से संप्रेषण को प्रेषित कर रहे हैं। तो ये संप्रेषण माध्यम भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर ये संप्रेषण माध्यम सॉलिड नहीं होगा तो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। तो संप्रेषण माध्यम का भी इफेक्टिवली वर्क किया जाना आवश्यक है, तभी संप्रेषण हमारा प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट आता है भाषा की कमी। अगर जिस मीनिंग में हम जो कम्युनिकेटर है, जिस मीनिंग के अंतर्गत वह अगर अपना संप्रेषण भेज रहा है, तो अगर भाषा समझ में नहीं आती, जैसे हम अगर बात करें तो हमारे जितने भी ट्राइबल गर्ल्स हैं उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, तो वे उसी भाषा के अंदर अपना कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर कोई आधुनिक व्यक्ति या आधुनिक समाज का सभ्य व्यक्ति उनके समाज में चला जाए तो वो उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, ना वह उनकी जो आदिवासी वो उस आधुनिक व्यक्ति की भाषा को समझ पाएंगे। सेम है, आज हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर जितने भी स्कूल हैं, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो आधुनिक हैं, और बच्चे बिल्कुल लोकल एरिया से आने हैं, जो अपना ही एक आदिम जनजाति की जो परिवेश है उससे निकल करके, तो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है जिसमें वो संप्रेषण करते हैं। लेकिन शिक्षक द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित इस तरह से जो भी सिखाया और जो भी पढ़ाया जाता है वो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए आज 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा में कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो भाषा अगर प्रॉपर नहीं होगी तो संप्रेषण प्रभावशाली नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्राप्तकर्ता संबंधी कमी। अब जिस व्यक्ति को आप संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर है, तो उस रिसीवर अगर शारीरिक रूप से या हम लेटर ऐसे व्यक्ति को भेजें जो ब्लाइंड है तो वो नहीं पढ़ सकता। अगर हम ऐसे व्यक्ति को संप्रेषण कर रहे हैं तो वो अपना रिप्लाई नहीं कर सकता जो बिल्कुल ही गूंगा हो। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर सही स्थिति में नहीं है तो हमने जो संप्रेषण किया है वो संप्रेषण प्रॉपर नहीं होगा। और इसके साथ ही संप्रेषण में ये सारी क्या है, बाधाएं हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वातावरण जन्य कमियां। वातावरण जन्य कमियां। अब वातावरण जन्य जो कमियां हैं, अब वातावरण के अंदर हमारा मौसमी परिवर्तन है, हमारी कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था है, या हमारे जैसे इंटरनेट के द्वारा आप ईमेल कर रहे हो, अगर सर्वर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो भी क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से रेडियो है, दूरभाष है, ये सब क्या करते हैं, अपने रेडार के द्वारा ही काम करते हैं। तो इनमें इनका प्रॉपर कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा, वो सही नहीं है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे प्रभावशाली संप्रेषण के अंदर एक कमियां साबित होती हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम न केवल दो या जन समूह की बात कर लो, या फिर हमारे कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर लो, या फिर अन्य कोई एग्जाम्पल जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो उसमें तब इफेक्टिव होगा जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन कभी
प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में एक बाधा भी उत्पन्न करती है और एक उसका सीमांकन करती है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो एज अ कम्युनिकेटर हम हमारे संप्रेषण को रिसीवर के पास प्रभावशाली तरीके से सेंड कर सकते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, वह असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें संप्रेषण की बाधाएं एवं सीमाएं बताइए। आपको इसका आंसर जो है उसमें एग्जाम्पल देते हुए इसका जो आंसर है वो 250 वर्ड्स में करना है। तो ये सब बातें हैं जिनका आपको असाइनमेंट करना है। और साथ ही एक और होमवर्क दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर निकले हैं अगर बहुत ही आवश्यक है तो ही बाहर निकलें, और बाहर निकलते समय फेस पे सीधा मास्क लगा, और फेस पर मास्क इस प्रकार से लगाओ जिसमें आपका नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ हो। साथ ही लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही एहतियात जरूरी है आज के समय में। और अपने हाथों को घर से बाहर जाते समय सैनिटाइज करके जाएं, आने के बाद भी सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर कोई ऐसी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जिसमें सर्दी खांसी बुखार जैसे हो तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अंदर कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके आप पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।